नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास है मूल विधि की। कल हमने जो धारा की थी वो 72 तक कर ली थी, जो चैप्टर 3 में चल रही है 72। आज हम धारा 73 की बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं मूल विधि का चैप्टर 3। चैप्टर 3, ठीक है। और इसमें आज हम बात करेंगे धारा 73 की। तो धारा 73 की परिभाषा लिखो, क्या है इसमें 73 में? एकांत प्रतिरोध। एकांत प्रतिरोध। एकांत प्रतिरोध, ये है धारा 73 में। लिखो, किसी कैदी को अकेले रहने की सजा देना। किसी कैदी को अकेले रहने की सजा देना, जिससे वह पश्चाताप कर सके। जिससे वह पश्चाताप कर सके। देखो, यह कठोर सजा में दिया जाता है। यह कठोर सजा में दिया जाता है। भाई, अकेला आदमी को छोड़ दो, कैदियों के साथ मत रखो, अकेला छोड़ देते हैं। तो ये हो गया एकांत प्रतिरोध, मतलब उसकी सिंगल ही जेल होगी, उसे कोई आसपास दिखाई भी नहीं देगा, है ना। तो इससे कठोर कुछ चीज़ हो सकती है, बताओ? ठीक है, तो सबसे कठोर यही माना जाता है कि कठोर सजा है। अच्छा, कठोर सजा ऐसा नहीं है कि मान लिया किसी को 6 महीने की सजा होगी, कठोर कारावास, तो 6 माह में उसे जो सजा दे सकते हैं ना, ये 1 माह की दे सकते हैं, मात्र 1 माह की। हाँ, जैसे भाई कठोर है, कठोर सजा देनी है और उसकी टोटली सजा 6 माह है, तो 6 माह में 1 महीने की कठोर कारावास रहेगा। ऐसा नहीं कि 6 महीने के 6 महीने उसे एकांत प्रतिरोध देंगे, ठीक है। तो 6 माह में केवल 1 माह की सजा, ऐसे है, नोट करेंगे। अगर 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की सजा हुई है तो 2 माह लिख लो। 6 माह से अगर 1 वर्ष तक की सजा हुई है तो उसे कठोर कारावास यानी कि एकांत प्रतिरोध जो मिलेगा वो मिलेगा 2 माह तक। 2 माह का मिलेगा इस बीच में। एक वर्ष से अधिक 3 माह का। 1 वर्ष से अधिक अगर उसे सजा होगी, वर्ष से अधिक, तो उसे फिर मिलेगा कितने का? 3 माह का। तो ध्यान रखेंगे आप, मतलब 6 महीने की सजा में 1 महीने का, ठीक है। 6 माह से 1 वर्ष तक की सजा में 2 महीने का, और 1 वर्ष से अधिक सजा में कितने का? 3 महीने का। एकांत प्रतिरोध। ऐसा नहीं 6 महीने, अगर किसी की 1 साल से अधिक 2 साल की सजा होगी तो 2 साल को ही वो कठोर प्रतिरोध, मतलब ये कठोर कारावास थोड़ी ना हो गया। उसे एकांत में नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल एकांत जेल दे दी। उसे कठोर कारावास जो मिलेगा वो केवल 3 माह का मिलेगा, अधिकतम, मैक्सिमम। नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट धारा नोट करेंगे, धारा 74। धारा 74, धारा 74, एकांत प्रतिरोध की, एकांत परिरोध की अवधि। अवधि इसमें देखो, इसमें बताया कि अवधि कैसे कैसे होगी। वहां तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई अगर 6 माह का होगा तो फिर उसे 1 महीने का कठोर कारावास दिया जाएगा। यहाँ पर लिखो, किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अनधिक, किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अनधिक, 14 दिन से अनधिक, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा। अनधिक का मतलब क्या है? इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये है अवधि इसकी।
नोट करो, समझाता हूं उसे मैं। कर लिया नोट? अब सुनो ध्यान से। ये एक बार में 14 दिन देंगे। जैसे सपोज करो किसी को 6 माह की सजा हुई, और अभी मैंने आपको पहले उसमें क्या बताया, उसे कठोर कारावास कितने का होगा? 1 महीने का, है ना। 1 महीने के लिए उसे जो है एकांत प्रतिरोध मिलेगा, 1 माह के लिए मात्र। अब 1 माह में ऐसे नहीं कि लगातार इसे 30 ही दिन रख देंगे इसमें, इसे एक बार में क्या लिखवाया मैंने, किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। 14 दिन रखेंगे, फिर उसे 14 दिन का गैप देंगे, फिर गैप दे देंगे 14 दिन का, फिर इसके बाद में उसे 14 दिन बुलाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। और ये एकांत इसलिए दिया जाता है ताकि वो पश्चाताप कर सके, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे मैंने गलत किया, ठीक है। तो ये चीज है। चलो अब अगले चैप्टर पर चलते हैं हम। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 चैप्टर 4 ये किससे संबंधित है? लिखो, साधारण अपवाद। साधारण अपवाद। लिखो धारा 76 से 106 तक। जनरल एक्सेप्शन है इस पे, अपवाद। और धारा कब से लेके 76 से 106 तक चैप्टर 4 में है भाई, ठीक है। चैप्टर 4 में लिखो 76 में क्या है। धारा 76 विधि द्वारा आबद्ध। विधि द्वारा आबद्ध। विधि बोलते हैं कानून को। किसको बोलते हैं भाई? कानून को। तो कानून के द्वारा आबद्ध, कानून के द्वारा आबद्ध। बताता हूं, लिखो अर्थात, अर्थात तथ्य की भूल हो सकती है लेकिन विधि की भूल नहीं हो सकती। तथ्य की भूल हो सकती है लेकिन विधि की भूल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तथ्य का मतलब क्या होता है? एक तरीके से साक्ष्य, साक्ष्य। देखो तथ्य की भूल में समझो आप, जैसे कोई ऑफिसर है भाई, हैं? जैसे सपोज करो तुम पुलिस में कांस्टेबल हो, कांस्टेबल, और तुम्हारे ऑफिसर ने कहा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गोली चलाओ, ठीक है? क्या चलाओ? गोली चलाओ। तो ये भाई तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें तो क्या दिया गया है? ऑर्डर। तुम अपराधी नहीं हो, मतलब कोई वहां पर आपकी गोली से मर गया है, उस दौरान आप अपराधी नहीं है। या कोई दूसरा कोई व्यक्ति आया और तुम्हारे ऑफिसर ने चेकिंग के लिए बोला कि भाई गाड़ी में चेकिंग करो, हथियार है, हथियार। अब उसमें हथियार वगैरह कुछ मिले ही नहीं, है ना? तो ये है कि तथ्य की, देखो आबद्ध का मतलब यही है, विधि के द्वारा आबद्ध, आप कानून के द्वारा बंधे हैं। भाई जो है ऑफिसर जो भी कह रहा है आपसे कि भाई गोली चलाओ, तो गोली आपने चलाई है, अगर वो किसी के लगती है तो आप अपराधी नहीं हो, क्योंकि आपको ऑर्डर दिया गया। दूसरी बात, आपको चेकिंग के लिए बोला गया, हथियार है, हथियार वहां पे मिले नहीं, तो साक्ष्य मतलब तथ्य अभी बताया कि उसकी भूल हो सकती है लेकिन विधि की भूल नहीं हो सकती। अब देखो यहां पर जो है कि अगर कोई ऑफिसर, नोट करके लिख लो, इसको लिखो, लिखेंगे, अगर कोई अधिकारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए
कंट्रोल करने के लिए गोली चलाने के लिए बोलता है। तो वह अपराधी नहीं है, तो वह अपराधी नहीं है। अब लिखेंगे धारा 80। धारा 80, धारा 80 में लिखो विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। विधिपूर्ण मतलब कानून के अनुसार, कार्य को करने में दुर्घटना। देखो कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है अगर वह दुर्भाग्य, अगर वह दुर्भाग्य और जिसमें कोई आपराधिक आशय या ज्ञान न हो, आशय या ज्ञान न हो, या वह कार्य विधिपूर्ण ढंग से किया गया हो, ऐसा अपराध माफी योग्य होगा। ठीक है, इस चैप्टर में है ये साधारण अपवाद। ठीक है, कोई अपराध विधिपूर्ण ढंग से किया गया हो तो वह कैसा अपराध होगा, माफी योग्य होगा। सुनो ध्यान से, इसका एग्जांपल देता हूं आपको मैं, ध्यान से सुनो। भाई कोई अपना मकान बना रहा है, ठीक है, सपोज करो कहीं बिल्डिंग बन रही है, और बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग में काम चल रहा है भाई, ठीक है, और बिल्डिंग के सामने रास्ता है और वो रास्ता चलता बहुत है। अब जब ऊपर ये काम चल रहा है तो इन्होंने एक बोर्ड लगवा रखा है, वहां पे एक बोर्ड लगा रखा है कि कार्य प्रगति पर है, ठीक है, कृपया सावधानी बरते या इधर रास्ता बंद है, इधर को ना निकले। अब पब्लिक क्या सोच रही है कि ये वाला शॉर्ट रास्ता पड़ेगा, दूसरा घूम कर जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, है ना। अब इन्होंने ये बोर्ड लगा रखा है, ऊपर मिस्त्री काम कर रहे हैं, चिनाई वाले, ठीक है, ऊपर मिस्त्री काम कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति इधर को निकलता हुआ जा रहा है और इसने ये बोर्ड लगा हुआ देखा कि भाई कार्य प्रगति पर है, या तो ध्यानपूर्वक सावधानी से निकले और या रास्ता बंद है, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बोर्ड लगा रखा है। अब ये जो व्यक्ति है इस बोर्ड को देखता है और इसे इग्नोर करके ऐसे ऐसे जा रहा है, ऊपर से ईंट गिर गई या पत्थर गिर गया, जो भी मतलब वो लग रहा है, और इसका सिर फूट गया, और सिर फूट गया तो ब्लड इतना निकल गया इसकी ऑन द स्पॉट डेथ होगी वहां पर। अब ये केस गया न्यायालय में, ठीक है, तो जो बिल्डर था उसने कहा जी हम तो पूरा विधिपूर्ण कार्य कर रहे थे, हम तो बिल्कुल सावधानी बरती थी, हमने जो है बोर्ड लगा रखा है भाई काम प्रगति पर है, काम चल रहा है, इधर को ना निकले, इधर रास्ता बंद है, लेकिन पब्लिक नहीं मान रही जी, बताओ क्या करे इसमें। तो वो जो बिल्डर है इसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि ये तो इसका आशय नहीं था कि किसी की जान लेना, ठीक है, यहाँ पर काम चल रहा था और ये बिल्कुल विधिपूर्ण ढंग से काम कर रहा था। इसने बोर्ड लगवा रखा था पहले से ही ऑलरेडी कि भाई इधर को ना निकले, इधर रास्ता बंद है, फिर भी पब्लिक नहीं मान रही, तो ये अपराध नहीं है। इसका जो ये कार्य होगा ये कैसा होगा, माफी योग्य, ठीक है।
ये अपराध नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? तो ये है जनरल एक्सेप्शन कि इसमें आदमी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन ऐसे में हमारी जो आईपीसी है ये अपराध नहीं मानती। ठीक है, दूसरी धारा लिखेंगे, धारा 81। धारा 81 लिखो, कार्य जिसमें अपहानि कारित होना संभव है, कार्य जिसमें अपहानि कारित होना संभव है, जिसमें अपहानि कारित होना संभव है। लिखो, किंतु जो आपराधिक आशय बिना, किंतु जो आपराधिक आशय बिना, किंतु जो आपराधिक आशय बिना ही और अन्य अपहानि के, और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया जाए। तो अपराध नहीं माना जाएगा, तो अपराध नहीं माना जाएगा, तो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका सुनो भाई, कार्य जिसमें अपहानि कारित होना संभव है, मतलब हानि जरूर होगी इसमें। ठीक है, अब हानि कैसे, सुनो ध्यान से, एक एग्जांपल और देता हूं मैं तुम्हें। लेकिन इसमें जो है, जो तथ्य हैं, जो सबूत है, वो देने पड़ते हैं। अगर किसी की इस धारा के अंतर्गत मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई, तो वहां न्यायालय में उसे सबूत देने पड़ेंगे, मतलब साक्ष्य देने पड़ेंगे कि भाई तुमने ऐसा करा क्यों। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देता हूं, कोई रोड है, ठीक है, कोई रोड है और उस पे स्पीड लिखा है कि आप इस पे 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बाइक, गाड़ी, बस दौड़ा सकते हो। ठीक है, लिखा रहता है ना भाई, रोड पर हम जाते हैं कि भाई यहाँ पर स्पीड इतनी है। अब यहाँ पर जो है एक रोडवेज बस वाला है, रोडवेज बस ड्राइवर है, और उसमें लगभग कितनी सीट है भाई, कितनी आ जाती है उसमें सवारी? चलो 50 सवारी बैठी है इसमें। ठीक है, 50 है इसमें। अब सामने से, अब इसने तो दौड़ा रखी है, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला रहा है, तो रोडवेज वाला तुम्हें पता ही है, चलाते भी तेजी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में, अब ऐसी सिचुएशन में एक जो है रोड क्रॉस बीच में आ जाता है, मतलब रोड क्रॉस करने के लिए। अब इसे ड्राइवर को दिखाई देगी कि अगर मैंने इसे सीधी टक्कर मारी है, तो ये जितने भी 50 के 50 हैं, बस पलट जाएगी है, और इन्हें नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी। तो क्योंकि सामने से, अब देखो सामने से कोई बाइक वाला तो था नहीं कि जो चढ़ा के निकल जाती, ट्रक था पूरा जो ओवरटेक, मतलब रोड क्रॉस करने के लिए निकला। ठीक है, और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और नजदीक बिल्कुल। तो अब इसने जो है अचानक इसका दिमाग काम करा कि साइड में एक बाइक वाला है, साइड में एक बाइक वाला है, कि अगर मैं इधर चढ़ाता हूं बस को तो ये 50 की 50 सवारी बच जाएंगी। ठीक है, तो इसने जो है उन्हें बचाने के लिए वो ऐसे साइड में मोड़ दी, जो बाइक वाला था उसमें टक्कर मार दी और ये सवारी बच गई, जबकि बाइक वाले की मृत्यु हो गई। ऐसी सिचुएशन में ये गया फिर न्यायालय में, ये वाला केस, भाई हाँ भाई कैसे आपने जो है मतलब बाइक वाले पे चढ़ा दी ये गाड़ी। तो इसमें ऐसी सिचुएशन में इसने कहा जी मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरी मजबूरी बन गई बिल्कुल, नहीं तो इन 50 व्यक्तियों की मौत हो जाती, इसलिए मैंने ये काम किया। तो ये भी जो है ये भी अपराध नहीं माना जाएगा, ये जनरल एक्सेप्शन है कुछ। तो ऐसी सिचुएशन में तुमने देखा है पर रोड पे मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, है तो इतनी सजा मिलती है जैसे
सपोज करो कोई रोडवेज वाला मार गया, ट्रक वाला मार गया जी, मैं क्या करता जी, वो तो सामने आ गया एकदम से, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में, और जिसमें कि स्पीड लिखी हुई भी है दूसरे आदमी को बचाने के लिए, ठीक है, 50 की मृत्यु हो जाती तो 50 ना मर गए, 1 मर गया है। तो ये जनरल एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है भाई। ये चैप्टर 4 में ये सारे ऐसे ही हैं। चलो नेक्स्ट लिखो भाई। हाँ जी भाई, ये तो देखो जनरल एक्सेप्शन है, इसमें आगे लिखेंगे धारा 90 लिखो तुम, धारा 90, ठीक है। सारी धारा ही नहीं पढ़नी हमें। लिखो, सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि, सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह नहीं मानी जाती। ज्ञात हो कि, पहले लिखो, ज्ञात हो कि वह व्यक्ति भ्रम में सहमति दे रहा है, वह व्यक्ति भ्रम में सहमति दे रहा है, सहमति नहीं मानी जाएगी, सहमति नहीं मानी जाएगी। हाँ जी, सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह व्यक्ति भ्रम में सहमति दे रहा है, भ्रम में या डर से, भ्रम में या डर से सहमति दे रहा है, तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। देखो उदाहरण देता हूं, एक ये भी ध्यान रखना, शिशु द्वारा दी गई सम्मति सहमति नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसमें ये भी है, देखो कैसे भाई, जैसे एक उदाहरण देता हूं, तुम्हें पता चली कि ये जो बालक है, और ये बालक है 10 साल का, 10 वर्ष का, और ये इकलौता बालक अपने माँ बाप के, ठीक है, इकलौता, और इसके पास में जो संपत्ति है वो 5 करोड़ की है, तुम्हें पता चली, ठीक है, कि भाई अगर इससे सिग्नेचर करवा दिए, सारे इसी के नाम है, तो ये सारी जो है मेरी हो जाएगी। अब इस 10 साल के बालक को तुमने जो है बहला फुसला के कि आजा बेटा तुझे चॉकलेट दूंगा, है ना, या इसे डरा धमका के आपने एक उस पर साइन करवा दिए, है ना, तो वैसे तो देखा जाए तो इसने सम्मति अपनी दे दी, सम्मति का मतलब है सहमति देना, ठीक है। लेकिन वो अगर कोई बालक, शिशु का मतलब यहाँ पे है कोई 12 वर्ष से कम का है, कम का, तो उसकी सम्मति या सहमति इस तरीके से नहीं मानी जाती, ठीक है। तो ये है बात धारा 90 में, बेशक उसने साइन कर दिए हो प्रॉपर्टी पे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे धारा 91, 91। धारा 91, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित होने के बिना भी, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित होने के बिना भी अपराध, जो कारित होने के बिना भी अपराध है। धारा 91 है भाई, 91। देखो ये 91 क्या है, जैसे तुमने देखा होगा कि बहुत से पहले ही अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं ये चेक करने के लिए कि लड़का है या लड़की। तो ये क्या है, ये स्वतः है, देखो इसमें हानि नहीं हो रही, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित होने के बिना भी है, जो कारित नहीं हुआ, ठीक है, इसमें हानि भी नहीं हो रही, लेकिन ये क्या माना जाता है, अपराध। तुमने देखा भी होगा, अगर आप अल्ट्रासाउंड वाले के वहाँ जाते हैं तो एक बोर्ड लगा मिलता है वहाँ पर कि भाई ऐसे पता करना पहले ही
ये क्या है? कानूनी अपराध है। तो ये है धारा 91। नेक्स्ट लिखो धारा 92। लिखो सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य, फायदे के लिए, ऐसे लिखो, फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। देखो भाई, ये भी माफी योग्य होगा क्योंकि साधारण अपवाद में है ये बातें। ध्यान से सुनो कि ऐसी सिचुएशन में होगा क्या। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए कोई सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहे हैं और उसमें किसी की जान चली गई, भाई हमारे अंदर, हमारा उद्देश्य तो नहीं है उसकी जान लेना, लेकिन हम जो है काम कर रहे हैं सद्भावनापूर्वक, और ऐसी सिचुएशन आई कि उसकी जान हमारे से ही, मतलब उसकी मृत्यु हमारे यहाँ तो होगी। तो ऐसी सिचुएशन में देखो क्या, जैसे सपोज करो एक बच्चा है कोई, ठीक है, एक बच्चा है और उसको शेर उठा के ले गया, शेर ने उठा लिया उसे, ठीक है। ध्यान से सुनो एग्जांपल, एक कोई बालक है और उसे शेर ने उठा लिया, और शेर ने उठाकर, और आप शेर के पीछे पीछे बंदूक लेके भागे, शेर के पीछे पीछे बंदूक लेके चले, और शेर एक झाड़ी में छिप गया, और तुम्हें बिल्कुल पक्का विश्वास है 100% कि भाई ये जो है इस झाड़ी में छुपा है, और तुमने जो है उसे वहां पर जो है जहां शेर बैठा है वहां पर गोली चला दी, और वो गोली बच्चे को लग गई भाई गोली। आप तो चले थे बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन गोली किसको लग गई? बच्चे को, और बच्चे की मृत्यु होगी वहां पर। तो ऐसा कोई भी अपराध जो सद्भावना पूर्वक किया गया है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये जब भी तो साधारण अपवाद है, एक्सेप्शन केस है यहाँ पर। अच्छा, इसका भी अपवाद हो सकता है, कोई इसका गलत फायदा भी उठा सकता है। देखो गलत फायदा कैसे, जैसे सपोज करो आप जो है अपने पड़ोसी से चिढ़ते हो, हैं, आप अपने पड़ोसी से चिढ़ रहे हो, और जो है पड़ोस में चोर आ गया, एक रात को चोर आ गया, और तुम पड़ोस वाले से बहुत चिढ़ रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा चिढ़ते हो। अब चोर आ गया, अब तुमने सोचा, तुम्हें ये धारा पता है 92 क्या होती है, ठीक है। अब इसमें जो है तुम गए, तुमने देखा कि भाई इसके यहाँ चोर आ गया, और पड़ोसी भी और वो भी। अब तुमने जो है सीधी चोर को गोली नहीं मारी, पड़ोसी को मार दी गोली, पड़ोसी को गोली मार दी। अब पड़ोसी को जो गोली मारी है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है भाई, ठीक है, कि भाई पड़ोसी को गोली क्यों मारी? कि जी मैं तो जो है चोर को मार रहा था, वो चोर घुसा था पड़ोस में, तो इसलिए मैं चोर को मार रहा था। भाई साइड में पता चली, मतलब जो आसपास पता करी उन्होंने, ये तो पड़ोसी से बहुत चिढ़ता था जी, ठीक है, चोर के उस पर लेकर इन्होंने जो है पड़ोसी को निपटा दिया, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक एक्सेप्शन केस हो जाएगा, यहाँ पर तो सजा मिलेगी। भाई किसी को चिढ़ रहे हो, तुम इसका गलत फायदा उठा रहे हो, वो बात गलत है। लेकिन यहाँ अगर सद्भावना पूर्वक काम किया गया है तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ अपराध नहीं मानी जाएगी, और ये डिपेंड करता है सबूत पर, पता चल जाता है अपराध के बाद में। नेक्स्ट लिखो धारा 93। धारा 93 लिखो, सद्भावना पूर्वक 93 सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना, सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना, सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना। अब देखो इसमें एग्जांपल देता हूं, सद्भावना पूर्वक कैसे, सद्भावना पूर्वक कैसे कि ये दो घर हैं, एक ए का है और एक बी का है,
ठीक है। अब ये जो बी के माता पिता है, माता पिता, अब इनमें से जो है माता और पिता दोनों ही हार्ट के मरीज हैं, पेशेंट हैं, ठीक है। और बी रास्ते में जा रहा था और बी का हो गया एक्सीडेंट हो गया बी का। अब ए को पता चला भाई बी का एक्सीडेंट हो गया। अब पड़ोसी का कर्तव्य क्या बनता है भाई? सूचना देना। अब बी को पता, ये तो सद्भावना पूर्वक गया किसके घर? बी के घर। अब इसके जो है पिताजी आगे मिल गए, तो क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे बी का एक्सीडेंट हो गया। अब इन पे जो है ये बात सहन नहीं हुई। अब इन पे ये बात सहन नहीं हुई तो इन्हें जो है अटैक आ गया, और अटैक आने से इनकी मृत्यु होगी। बताओ अब इसमें इसकी क्या गलती है भाई? है, इसने तो जानकारी जो दी थी ना, जो सूचना दी थी, वो सद्भावना पूर्वक दी थी, सद्भावना पूर्वक। लेकिन यहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। बी का तो एक्सीडेंट पहले से हो ही गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहते हैं कि ये भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ये भी माफी योग्य होगा, ठीक है। अब उसे क्या पता भाई सद्भावना पूर्वक है। अगर ये देखो, इसका भी एक्सेप्शन केस हो सकता है। सद्भावना पूर्वक ये तब नहीं होता, जैसे सपोज करो तुम्हें पता है भाई पहले से ही, ठीक है, और तुम्हें ना झूठ बोल के, है ना, उसे मतलब ऐसा कर रहे हो उनके दिमाग को कि वो खुद से ही अटैक आके मर गया, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो अपराध माना जाएगा। ये डिपेंड करता है किस पे? सबूत पे, साक्ष्य जो मिलते हैं उन पे, ठीक है। तो अगर सद्भावना पूर्वक काम है तो तब ये अपराध नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखो, धारा 94। धारा 94 में लिखेंगे, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश करता है, धमकियों द्वारा विवश करता है। ऐसा कार्य, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश करता है। देखो भाई ध्यान से सुनो, और यहां पर यह धारा 94 क्या है, ये आपको जो है इससे समझ में आ गया होगा कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश करे। जैसे सपोज करो 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति, और वो बैंक में लूट करना सोच रहे हैं, बैंक में चोरी करने की सोच रहे हैं, या किसी सुनार के यहाँ चोरी करने की सोच रहे हैं। भाई सोना है उसकी तिजोरी में, और तिजोरी जो है, तिजोरी इतनी मजबूत है कि उसमें उसने ऐसा लॉक लगा रखा है, वो लॉक नहीं खुलेगा जल्दी से, है। अब तुमने एक प्लानिंग बनाई कि भाई एक काम कर रहे हैं, एक जो है ताले वाले को ले चलते हैं, जो ताले वाले खोलते हैं ना, ये वो बहुत जल्दी से खोल देगा, और ताले वाले खोलते भी रहते हैं, ठीक है। अब ये 10 व्यक्ति किसके पास में चले गए? ताले वाले के पास, और ताले वाले से कहने लगे भाई एक काम कर, हमारे साथ चल, तू आज रात हमारी साथ चल, और ताला खोलना पड़ेगा तुझे तिजोरी का। यूँ कहने लगा जी मैं तो नहीं जा रहा, मैं क्यों जाऊं? तो इसे जो है धमकियों के द्वारा, बंदूक की नोक पर, ठीक है, कि अगर तुझे मार देंगे अगर तू नहीं जाएगा तो। अब ये बेचारा डर गया। अब ये डर गया तो ये ताले वाले को अपने लेके साथ, ठीक है, और वहां पर जाकर उसने जो है इस तिजोरी का ताला खोल दिया। जब ताला खोल दिया, अब उन्हें मिला वहां पे माल, ठीक है, उन्होंने उसमें से माल निकाला, और बाद में निकालने के बाद में इस ताले वाले को 20,000 रुपए दे दिए। उन्होंने कहा जा तू अब, ठीक है। अब इसने जो है बिल्कुल मौन रहकर, मतलब बिना कुछ कहे, वे 20,000 रुपए ले लिए और अपने घर आ गया, ठीक है। अब घर आ गया तो ऐसी सिचुएशन में जो ताले वाला है ना, वो भी अपराधी माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई? अपराधी। इसने जो किया है ये माफी योग्य नहीं होगा। माफी योग्य कब होगा? जो भी ये पैसे लेने से क्या कर देगा? मना कर देगा। इसे मतलब ऐसे भेज देंगे जा, है ना, तो बिना पैसे दिए,
तो तभी ये कहेगा जी मेरी जगह तो जबरदस्ती लेके गए और मैं कोई इनका हिस्सेदार भी नहीं हूँ, और मुझे तो धमकियों के विवश पे इन्होंने जो है विवश किया था कि भाई चल हमारे साथ में, नहीं तो तुझे मार देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो ताले वाला अपराधी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ध्यान रखें। चलो लिखो, अपवाद लिखेंगे, इसका एक एक्सेप्शन केस हो रहा है। हत्या और मृत्यु से दंडनीय, हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपवाद है भाई, ये इसी का ही अपवाद है, धारा 94 का। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को छोड़कर, उन अपराधों को छोड़कर जो राज्य के विरुद्ध है, जो राज्य के विरुद्ध है, जो राज्य के विरुद्ध है। ठीक है, देखो कैसे, मैं जैसे कोई आर्मी में कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और उसे आतंकवादियों ने पकड़ लिया, ठीक है, और उससे बंदूक की नोक पर ये पूछने लगे कि बता जो जितना भी हथियार हैं, ठीक है, टैंक हैं, वो किस जगह पर है, हमें लेकर चल। तो ऐसी सिचुएशन में ये व्यक्ति जो है ना, इन्हें ये जानकारी नहीं दे सकता आतंकवादियों को, चाहे बेशक इसे ये मार दें। ठीक है, बेशक इसे ये मार दे, ये अपवाद केस है, ये नहीं कह सकता देखो इसे फिर भी सजा मिलेगी जी, मुझे तो बंदूक की नोक पर यूं पूछ रहे कि कहाँ है, मैंने बता दिया सारा, मुझे मार देते। यहाँ तो पूरे देश की बात हो जाएगी फिर। ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई आर्मी में व्यक्ति यार उसे पकड़ लिया तो वो जानकारी नहीं दे सकता, बेशक उसे मार दें। ठीक है, तो ये अपवाद माना जाएगा। नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो भाई, धारा 95। धारा 95 लिखेंगे, तुच्छ अपहानि, तुच्छ अपहानि, तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य, कारित करने वाले कार्य, तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य। देखो, जो तुच्छ कार्य है मतलब छोटे मोटे कार्य, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे, ये अपराध नहीं माने जाएंगे। अगर ये छोटे मोटे जो कार्य होते हैं अगर इन्हें अपराध मानेंगे तो यूं समझ लो कि जेल में भीड़ हो जाएगी। देखो, ये तुच्छ अपहानि होती क्या है, एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें। एग्जाम्पल, जैसे आप किसी मेले में घूमने गए, ठीक है, मेले में भाई भीड़ भाड़ होती है, ध्यान से सुनो भाई, नोट बाद में कर लेना। मेले में आप कहीं घूमने गए और मेले में खूब भीड़ भाड़ होती है और आप जा रहे हैं और सामने से कोई आया और कंधा मार दिया बहुत तेज उसने, ठीक है, तो आप जो है उस कंधे को इग्नोर करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि तुम जाएंगे कि देखो जी थानेदार के पास जाएंगे, इसने जो है कंधा मारा है, इसे तुम गिरफ्तार करो, मेरी एफआईआर लिखो। ये क्या हो गया, ये तुच्छ अपहानि है तुम्हारी, है ना। तुच्छ मतलब छोटी मोटी बात है, ठीक है, इस तरीके से नहीं कर सकते। तो इसमें ये चीज़ अपराध नहीं है, वे थाने वाले भगा देंगे, अच्छे बच्चे का उसमें भगा देंगे, है ना, कि चलो रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही इस चीज़ की। तो देखो इसमें ये अगर तुच्छ हानि होती है, या जैसे तुमने देखा होगा बसों में, तुम बसों में सफ़र कर रहे हो, सीट है 3 की ठीक है, और उसमें जो है 2 मोटे मोटे आदमी बैठे हैं, तो इस पर 2 ही आ रहे हैं, और तुम्हें पता है कि सीट तो ये 3 की है, और तुमने कही कि भाई साइड में हो जाओ, ये साइड ये 3 की है, मुझे बिठा लो,
अब ये बेचारे कहाँ हो, मैं बताओ तुम हैं, इतने हेल्थी हैं, वे कहाँ हो सकते हैं। अब इसमें जो है ये भी अगर वे नहीं बिठा रहे या तुम्हें कुछ कह रहे हैं तो उसमें वो अपराधी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जो हानि है वो कैसी मानी जाती है, तुच्छ अपाने मानी जाती है। 95 है, धारा 95। और तुच्छ हानि में तो व्यक्ति वैसे ही नहीं जाता। एक समझदार व्यक्ति से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो जो तुच्छ अपहानि में वहां पर जाके ये नहीं कह सकता कि जी बस में हम चढ़ रहे थे तो ऐसे ऐसे 3 की सीट थी, ये तो सीट ही नहीं दे रहा, इसने अपराध किया, ऐसे गिरफ्तार कर लो, तो है ना, ऐसे थोड़ी ना होता। ठीक है भाई, इसमें आज के लिए इतना ही, और बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।